सेनेटर साहब कमरान इस्लामाबाद पीस टॉक्स 2.0 में कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है? शुक्रिया जैन, थैंक यू फॉर हैविंग मी। अच्छा, अभी तक तो हम यही सुन रहे हैं कि वही डेलीगेशन जो पहली टॉक में आया था वही लोग दोबारा आ रहे हैं। यानी इट द डेलीगेशन वुड बी लेड बाय वैंस, जेडी वैंस द वाइस प्रेसिडेंट, एंड देन विटकॉफ वुड बी देयर, Jared Kushner would be there. So abhi tak exactly there are a lot of like speculations, lot of media hype. They have arrived, they are arriving, their planes are landing. But जो एक security teams होती हैं, technical teams हैं, they are already here in इस्लामाबाद, और there are a lot of preparations. हम देख रहे हैं कि एक ऐसी environment है जिसमें मुकम्मल तैयारियां मुकम्मल हैं। और इस्लामाबाद कह रहे हैं कि इस्लामाबाद बंद है, मगर मैं ये कह रही हूँ कि इस्लामाबाद इज ओपन फॉर टॉक्स, इस्लामाबाद इज ओपन फॉर पीस, इस्लामाबाद इज ओपन टू होस्ट दिस वेरी इंपॉर्टेंट मीडिएशन, डिस्कशन, डायलॉग एंड फाइनली अ पीस एग्रीमेंट। और ईरान की साइड से जैन जो है अभी तक देर आर स्टेटमेंट्स, बट जो एक पॉजिटिविटी है ये है कि दे आर ऑल्सो इंटरेस्टेड इन टॉक्स। So talks are not yet over. Yes, there is a lack of confidence. जो एक चीज मुझे नजर आती है, जो सबसे बड़ा हर्डल है या हिंड्रेंस है, वो है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। वो नहीं होना चाहिए, लेकिन उसकी एक मैं समझती हूँ एक बहुत ही लॉजिकल वजह है, क्योंकि इतने सालों में कभी ऐसा नहीं हुआ कि दो तरफ की हायर लेवल लीडरशिप ने बैठ के गुफ्तगू की हो और इन मामला का हल निकाला हो। फिर दो दफ़ा, आपको ये पता है 2015 में जब एक जो है वो एग्रीमेंट साइन हो गया और ईरान ने जो रिक्वायरमेंट्स थी उनको पूरा कर दिया, तो उसके बाद जो है डोनाल्ड ट्रंप ने ही उस एग्रीमेंट को जैसी ओपीए ज्वाइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, इसको उन्होंने टर्मिनेट किया। और उसके बाद दोबारा जब ओमान में गुफ्तगू जारी थी, टॉक्स जारी थी, और ईरान ने बहुत सी शराइत को तस्लीम कर लिया, इवन यूरेनियम इनरिचमेंट के मुतालिक भी जो उनकी रिक्वायरमेंट्स थी उनको मान लिया। उसके बाद ये जो स्ट्राइक्स होना, मैं समझती हूँ कि एक बदएतमादी की फिजा पैदा हुई। और कल रात के वाक़यात, जबकि हम ये उम्मीद कर रहे थे कि जो है वी आर एक्सपेक्टिंग कि जी पीस टॉक हो जाएगी, ऐसे वक्त में जो है दोबारा जो इस किस्म का पोस्चर, मिलिट्री पोस्चर देना, या ईरान की वेसल जो है उसका सीज हो जाना, और यूएस का ब्लॉकेट को मेंटेन करना, इसने मैं समझती हूँ एक काइंड ऑफ बदएतमादी पैदा की। दोनों तरफ से कोशिश ये है कि दे वांट टू इमर्ज विक्टोरियस ऑन द डोमेस्टिक ग्राउंड, लेकिन जब तक के फ्लेक्सिबिलिटी ना हो, एक दूसरे को अकोमोडेट ना करें, उस वक्त तक कोई भी जो पीस टॉक है वो कामयाब नहीं हो सकती है। सेनेटर साहिबा, किस टाइप का फ्रेमवर्क आपको नजर आ रहा है जो कि कोई एग्रीमेंट की फॉर्म में या अंडरस्टैंडिंग की फॉर्म में हो सकती है इन दी अपकमिंग टॉक्स? मैं समझती हूँ सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि ये सीज फायर जो ख़त्म होने जा रहा है 21 तारीख को, ये सीज फायर जो है ये एक्सटेंड हो, या कम से कम एक एग्रीमेंट, अगर सीज फायर कहते हैं जैसे यूएस प्रेसिडेंट के जी ये एक्सटेंड नहीं होगा और एग्रीमेंट होगा, तो वो जो भी एग्रीमेंट है वो दोनों तरफ को जो है ईरान को भी और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को भी काबिल कबूल हो। ये ना हो कि जो है बदएतमादी की फिजा कायम रहे, और बदएतमादी जब तक रहेगी उस वक्त तक मैं समझती हूँ कि वो तनाव भी रहेगा, जंग के हालात भी रहेंगे। और ना सिर्फ दो मुल्क, अमेरिका और जो है ईरान, और उसके उनके अलावा ट्रेडिशनल कंट्रीज, और ओवरऑल पूरी जो है ग्लोबल एनर्जी मार्केट वो डिस्टर्ब रहेगी। तो फ्रेमवर्क तो यही होगा कि एक ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग होगी जो ईरान कह रहा है, एक तो कम्प्रिहेंसिव रीजनल सीज फायर जिसके अंदर उनका कि वो लेबनान में भी हो, और अगर वो जो इसराइल की एक्टिविटीज़ हैं उनको कहीं ना कहीं कंट्रोल किया जाए, क्योंकि ग्रेटर इसराइल एजेंडा है जिसने सबसे ज़्यादा जो है प्रॉब्लम्स खड़े किए। उसके साथ साथ मैं समझती हूँ कि एक जो है ये एतमाद की बहाली, कि अब जो है दोबारा जो है वो अनजाने में या धोखे से स्ट्राइक्स नहीं होंगी। बहुत ज़्यादा जो है कॉस्ट है वॉर की। अगर आप ह्यूमन राइट्स को देखें, अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर को देखें, या इकोनॉमिक लॉस को देखें, तो जो कॉस्ट ऑफ जो है ना वॉर इज वेरी हाई, और ये दोनों तरफ है। डोमेस्टिकली देयर
इज अ फॉल आउट फॉर डोनाल्ड ट्रंप ऑल्सो, जो भी कहे मीडिया में, जो भी स्टेटमेंट्स दें, लेकिन आप ये देखें कि उनकी जो एक रेटिंग है, मिड टर्म इलेक्शंस उनके आने वाले हैं, वो कम से कम होती जा रही है। फिर उनके खिलाफ आवाजें भी उठ रही हैं। फिर वहाँ पे डोमेस्टिकली जो इन्फ्लेशन है, जो वॉर की कॉस्ट है, उस पर भी, और फिर देन जो एक ह्यूमन लॉस है, उसके ऊपर भी बहुत सारे जो लोग जो हैं वो आवाज उठा रहे हैं। ना सिर्फ मैं कहूँगी अमेरिका में, यूरोप में, रीजनल कंट्रीज के अंदर भी इसको महसूस किया जा रहा है, और इवन में सेंट्रल एशियन स्टेट्स में भी, हर जगह पूरी दुनिया इस बात को महसूस कर रही है कि एक ऐसी जंग का आगाज किया गया जिसकी जरूरत नहीं थी। आखिरी सवाल की तरफ चलते हैं। आपको कौन कौन से ऑब्स्टिकल्स नजर आ रहे हैं इन पीस टॉक्स में, और आप व्हाट इज योर सोल्यूशन टू दीज प्रॉब्लम्स? लेकिन जहन मेरे नज़दीक सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल जो है वो एतमाद की कमी है, यानी या बद एतमादी है। उसकी वजूहत मैंने आपसे पहले भी डिस्कस की कि एतमाद नहीं है दोनों तरफ, और उसकी वजूहत हैं क्योंकि अब अमेरिका को अकोमोडेट करना है इसराइल को भी। ठीक है, वो उनके एलाय हैं, और नेतन्याहू ने लास्ट टाइम जब जेडी वैंस जा रहे थे तो उनका जो स्टेटमेंट था कि जेडी वैंस ने मुझे कॉल किया, ब्रीफ किया, ऐसा जैसे कि जो यूएस एडमिनिस्ट्रेशन है रोजाना करती है। तो ही ट्राइड टू इस्टेब्लिश, और रादर ही राइटली इस्टेब्लिश कि उनका जो इन्फ्लुएंस है वो कितना ज्यादा है। तो ये जो है ना, दिस इज अ मेन फैक्टर। फिर जो ईरान के साथ हुआ कि मुसलसल इतने सालों की सैंक्शन, और उस सैंक्शन के अंदर उसने सस्टेन किया, सरवाइव किया। फिर सबसे बड़ा खला जो पैदा हुआ है, मैं समझती हूँ कि जब आपकी लीडरशिप, सुप्रीम लीडर की असैसिनेशन हो जाए, उनकी शहादत हो जाए, आप उनकी की लीडरशिप जो आपके साथ इंगेज करती है गुफ्तगू में, जो कि असर अंदाज हो सकती है, उनको आप टारगेट कर दें, उनके असैसिनेशन हो जाए, तो वो जो खला है वो उनका डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। डिसेंट्रलाइज सिस्टम जो है वो वॉर में और वॉर स्ट्रेटजीज में तो बहुत कामयाब है कि दे विदाउट एनी वैक्यूम और गैप दे कैन ऑपरेट। लेकिन जब नेगोशिएशंस की बात आती है, जब पीस डील की बात आती है, तो फिर देयर हैज टू बी वन यूनिफॉर्म वॉइस, एक अथॉरिटी होनी चाहिए जो कि एक कंट्रोल कर सके। अब उन्होंने ये जो खला पैदा कर दिया है, एक तो ये हटल है। दूसरा फरीक है इसराइल। मैं समझती हूँ कि एक जो इसका वाहिद सोल्यूशन है और सबसे बेहतर सोल्यूशन ये है, सबसे पहले एक तो अब जो है जो हमारी खलीजी ममालिक हैं, उनको सामने एक हकीकत खुल के आ गई कि जो यूएस बेसिस इन्होंने होस्ट की हुई थी, जिनको ये समझते थे कि वो उनकी सिक्योरिटी के गारंटर है, वो उनके लिए लायबिलिटी बन चुकी हैं। उन्होंने उनको सिक्योर नहीं किया, बल्कि उन यूएस बेसिस की वजह से इन ममालिक के ऊपर अटैक्स हुए, एस्केलेशन हुई, तो उनकी अपनी सोवरेनिटी भी कहीं ब्रीच हुई। एक चीज को हमें जो है अप्रिशिएट भी करना पड़ेगा कि डिस्पाइट दीज काइंड्स ऑफ अटैक्स, स्ट्राइक्स और एस्केलेशन, उन्होंने इस जंग में जो है कूदे नहीं है, उस जंग में, इस जंग का हिस्सा नहीं बने, उन्होंने एक रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया है। तो मतलब ईरान ने जहां अपनी रिटेलिएशन की ताकत दिखाई है, उन्होंने अपने रिस्ट्रेंट से एक जो है ना सूरत हाल बनाई है। और जो एक चीज जो उम्मीद देती है वो ये है कि डिप्लोमेसी इज स्टिल विनिंग। मैं इसलिए कहूंगी कि आप ये देखें कि सऊदी अरेबिया में जो स्ट्राइक्स हुई हैं उनके पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज के ऊपर, जो कि यूएस बेसिस नहीं थी, उसके बाद भी अगर दोनों मुल्कों के वजीर खारजा बात करते हैं तो दैट इज वेरी पॉजिटिव। इसका मतलब है कि गुंजाइश है। तो मेरे नज़दीक सबसे काबिल अमल जो एक फ्रेमवर्क होगा वो ये होगा कि जीसीसी कंट्रीज और ईरान, जो रीजनल कंट्रीज हैं, ये अपना एक को एग्जिस्टेंस का फ्रेमवर्क बनाए, जहां पे एक दूसरे की सोवरेनिटी की रिस्पेक्ट हो, जहां पे को एग्जिस्टेंस की रिस्पेक्ट हो, जहां पर एक दूसरे के जो है जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं, एक दूसरे के जो है जो नेशनल इंटरेस्ट हैं, उनका एहतराम किया जाए, और कितने भी हालात तल्ख हों, एक जो है डिप्लोमेसी जारी रहे, एक अंडरस्टैंडिंग हो। अगर ये अंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो मेरा ख्याल है कि वो जो एक अंदर की जो खलीज है वो खत्म हो जाएगी। फिर किसी और को जो है वो इंटरवीन करने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि देखिए इसराइल के मफाद में ये है कि इन ममालिक के अंदर किसी तरीके से कॉन्फ्लिक्ट रहे, ताकि वो कहीं अपना किरदार अदा कर सके। अगर वो जगह खत्म हो जाती है, क्योंकि तमाम ममालिक इस बात पे एक उनकी यूनिटी है, जो कुछ गजा में हुआ, जिस तरह का जेनोसाइड फलस्तीन में हुआ, जो लेबनान में हो रहा है, और इवन ईरान पे भी सबने जो है बड़े खुल के कहा कि दे विल नॉट अलाउ देयर एयर स्पेस और देयर लैंड टू बी यूज्ड अगेंस्ट ईरान। लेकिन जो वो बेसिस थी जहां पे यूएस एसेट्स थे,
दे वर लाइक अ लेजिटिमेट टारगेट फॉर ईरान। जब आप उनकी इंडस्ट्रीज को, उनके सिविलियन टारगेट्स को एज अ हदफ बना रहे हैं, उन पे बॉम्बिंग कर रहे हैं, उनको उनके एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस पे, वहाँ पे स्कूल के बच्चों पे, उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट पर, उनकी लीडरशिप पे, तो फिर देन दे हैव टू रिटेलिएट। उनके पास एक लेजिटिमेसी है। तो एनी हाउ आई बिलीव कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर एक को एग्जिस्टेंस फ्रेमवर्क हो जाता है आपस में, तो फिर मैं समझती हूँ कि वो सबसे एक जो होगा, एक ऐसा फॉर्मूला होगा, एक ऐसा वे फॉरवर्ड होगा जिसमें जो है वो ये लोग जो है अपने अपने मफादात को लेके आगे चल सकेंगे, और कम गुंजाइश मिलेगी जो है किसी और मुल्क को इसके अंदर दखल अंदाजी की। और फिर ये होगा कि जी नेविगेशन फ्रॉम जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज में, वो हर एक के लिए सेफ हो, वो हर एक के लिए सेफ हो। आज जो है मैं समझती हूँ, न्यूक्लियर की बात कर रहे हैं, एनरिचमेंट की बात कर रहे हैं, आज सबसे मौसर हथियार जो है वो चोक पॉइंट है, जिस पर ईरान ने अपना जो है वो साबित किया कंट्रोल। अब अगर यूएस उधर ब्लॉकेट कर देता है तो क्या करेगा, मतलब उसका इम्पैक्ट तो सब पर होगा ना, पूरी एनर्जी मार्केट, ग्लोबल एनर्जी मार्केट पे होगा, और ये एस्केलेशन आगे जाएगी। तो ये जो है ना, इसका फायदा नहीं होगा। और मैं समझती हूँ कि अब जो है ये अमेरिका के लिए भी बहुत जरूरी है कि एक उनको फेस सेविंग मिले। डोनाल्ड ट्रंप यकीनन एग्जिट चाहते हैं वॉर से, लेकिन उनकी फितरत में ये चीज नहीं है। वो जब ये सुनते हैं कि जी ईरान जीत रहा है या उन्होंने किसी जगह पे समझौता कर लिया, तो ही ब्रिंग्स अनदर स्टेटमेंट, एक नया आर्गुमेंट। और ईरान भी, जब आप ये देखेंगे उनके स्पीकर जब तशरीफ लाए पाकिस्तान, तो उनके एयरक्राफ्ट में जिनको उन्होंने अपने कंपेनियंस कहा, वो उन 108 168 जो बच्चे थे, और जो उनकी उनकी स्कूल बैग थे, उनकी उनकी जो है बिलोंगिंग्स थी, और वो उसको अपने साथ लेकर आए थे एक जस्टिस की जिम्मेदारी के लिए। तो वो इंसाफ मांगते हैं, वो वॉर कंपनसेशन भी मांगते हैं, वो एक सोवरेनिटी भी मांगते हैं, वो जो है एसेंशियल रिलीफ भी मांगते हैं। और वही चीजें हैं कि कुछ गिव एंड टेक होगा। अगर अमेरिकी सदर ये कहते हैं, डोनाल्ड ट्रंप ही कहते हैं कि जी ईरान न्यूक्लियर पंप नहीं बनाएगा, तो ईरान ने तो ये जॉइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन पे पहले भी दस्तखत किए, और ईरान ने दोबारा भी इसको एग्री किया। तो आई बिलीव वो इतना बड़ा इशू नहीं है। असल इशू ये है कि हर चीज का हल निकल सकता है, एनरिच यूरेनियम का भी निकल सकता है, आईएईए के तहत जो ईरान के राइट्स हैं वो उसको मिलने चाहिए। लेकिन असल चीज जो है वो ये है कि आप जो है उनको भी एक रिस्पेक्टफुली जो है एग्जिस्ट करने का जो है हक दें। दिस इज आई बिलीव, ये अगर एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो जाती है, और पाकिस्तान ये कर रहा है, पाकिस्तान ने आउट ऑफ द वे जाके भी, ये पहली दफा मेरे सामने हुआ है कि पाकिस्तान के पाकिस्तान के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर 3 दिन तेहरान में जाके रुके हैं, एंड ही इंगेज्ड like the military, their parliament, their president, और उन्होंने और साथ साथ मैसेजेस पहुंचाए भी, और एक दोबारा एक मीडिएशन के करके एक सूरत हाल पैदा की कि अब इस्लामाबाद में इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर ये जो है डायलॉग होने जा रहे हैं, और हम पूरी उम्मीद है कि एक बेहतर नतीजा निकलेगा, दोनों तरफ से फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई जाएगी।